हे एवरीवन, क्या आपको पता है कि अपनी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का सबसे ग्रैंड और प्रॉस्परस फेज कौन सा था? यस, यू आर राइट, हमारा गुप्ता पीरियड। ठीक है, इसको हम पता है क्या बोलते थे? गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया भी बोलते थे। चलिए, तो आज हम हमारे 7th एपिसोड में कंप्लीट करने जा रहे हैं गुप्ता पीरियड। वो भी हम कोशिश करेंगे 10 मिनट्स के अंदर रिवाइज कर लें, मतलब जितना जल्दी हो सकेगा आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस 6 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाके रिवाइज कर लीजिए। वो भी हमारे 1 पेजर हैं, एक ही पेज में आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं हमारे गुप्ता पीरियड पे। तो ये हमारा वही 1 पेजर है, आप इसे देख सकते हैं कि हम कैसे हमारे लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं। ये सिर्फ एक पेज है जिसमें आपको सारा क्रक्स मिल जाता है एंड ये आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आप सिर्फ ऊपर से नज़र मारेंगे और पूरा रिवाइज हो जाएगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पे टाइमलाइन बता रखी है कि गुप्ता पीरियड को क्या बोलते थे? गोल्डन एज बोलते थे। तो क्यों बोलते थे, है ना? एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, लैंड ग्रांट्स का क्या सिस्टम था, इम्पॉर्टेंट सोर्सेज क्या हैं, ट्रैवलर्स कौन रहे थे, है ना? तो इन सब के बारे में जानेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम क्या करते हैं हमारी स्टैटिक सीरीज में भी करंट को क्या करते हैं, लिंक करते हैं। मतलब गुप्ता पीरियड से रिलेटेड आज के टाइम में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही होगी ना करंट से रिलेटेड, हम उसको इसी बार में क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इसी स्टैटिक वाले सेशन में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिटेल में गुप्ता पीरियड को। अब सबसे पहले जानते हैं हम टाइमलाइन और डिक्लाइन के बारे में, है ना? सबसे पहले हमें टाइमलाइन पता होनी चाहिए। एंड टाइमलाइन क्यों पता होनी चाहिए? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो आप हिस्ट्री ही उसी फेज में पढ़ोगे, दूसरा हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्रोनोलॉजी बेस्ड ना कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ स्टेट पीएससीज, यूपी पीसीएस, है ना, वहाँ पे तो सीधे मतलब दे देंगे 1 2 3 4 5 एंड अरेंज करने के लिए बोलेंगे कि ABCDE है या AEDBC है ना? तो इसको आपको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजी। इसलिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त वन की। ये कब आए? हमारे 319 CE के अप्रोक्सी बात है ना? फिर हम देखते हैं समुद्रगुप्त को, फिर चंद्रगुप्त 2, फिर कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, और उसके बाद क्या होता है, ह्यूना इन्वेजन हो रहे होते हैं हमारे मिड 6th सेंचुरी में, जिसकी वजह से क्या होता है, गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ओके, अब हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है ना हमारे, इन्होंने क्या किया था, गुप्ता एम्पायर को फाउंड किया था। कौन सा टाइटल अज्यूम किया था, याद रखिएगा, कौन सा? महाराजा धीराज का। और इनकी पावर पता है तब और बढ़ गई जब इन्होंने शादी पता है किससे की? एक लिच्छवी प्रिंसेस, क्या नाम था उनका? कुमार देवी। तो ये फैक्ट्स आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट से याद रखने हैं कि ये फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के। कौन सा टाइटल अज्यूम किया था? महाराजा धीराज का। एंड इन्होंने शादी किससे की थी? लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से। इसकी वजह से क्या हुआ था, इनकी जो पावर थी वो और एक्सपेंड हो गई थी। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे पहले बोलूँगी, अपने पेन और कॉपी को साथ में रखिएगा जब भी आप ये सेशन देखें। जैसे ही फैक्ट्स आए उसको तुरंत अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते जाइए। सिंपल पॉइंट में लिखिए, अच्छा चंद्रगुप्त फर्स्ट, एंड राइटिंग की चिंता मत कीजिएगा क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ना है ना? वो नोट्स आपके लिए। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। ये कौन थे हमारे? मैं जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये हमारे कौन थे? फाउंडर थे। ऐसे बस हेडिंग डालिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। फाउंडर थे ऐसे एरो करके, ठीक है। लिच्छवी प्रिंसेस से इन्होंने क्या की थी? मैरिज की थी, जिनका नाम क्या था? कुमार देवी, ठीक है। आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए। एंड थर्ड वाला पॉइंट एरो करके क्या आ जाएगा? टाइटल कौन सा अज्यूम किया था इन्होंने? महाराजा धीराज का, ठीक है। तो इसको ऐसे आप नोट करते चलिए। ओके, चलिए, ये अभी हमने देख लिया हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। एक सेकंड में इसको रिमूव कर देती हूँ। ओके, चलिए, अब आते हैं हम चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 335 to 380 CE था। इन्होंने क्या किया? बैक टू बैक मिलिट्री एक्सपेंशन किए थे, है ना? मतलब मिलिट्री विन से एम्पायर को क्या किया था? एक्सपेंड किया था। अब इनके बाद में बात करते हैं हम हमारे चंद्रगुप्त सेकंड की। इनका टाइम पीरियड क्या है? 380 to 415 CE। इन्होंने इनके टाइम पर ना, मतलब इनके दौर में जो एम्पायर था वो अपने पीक मीन्स जेनिथ तक पहुंच गया था, ठीक है। ये अपनी ग्लोरी पर था। ओके, तो ये वाली चीज़ याद रखनी है कि किसके टाइम पीरियड में जो गुप्ता एम्पायर था वो उसकी ग्लोरी पर था। तो याद रखिएगा किसके? चंद्रगुप्त 2। इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। फिर पूछा था मिलिट्री एक्सपेंशन से एम्पायर को किसने एक्सपेंड किया था, तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त। मतलब स्टेटमेंट
1 और 2 के बेसिस पर दे देंगे कि लिख देंगे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट कि चंद्रगुप्त वन एक्सपेंडेड द एम्पायर थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स, तो क्या ये सही होगा? नो, नॉट चंद्रगुप्त वन। किसने किया था मिलिट्री एक्सपेंशन से? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो हर स्टेटमेंट को अंडरलाइन करके पढ़िएगा। चलिए, अब चंद्रगुप्त सेकंड के बाद हम आते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट पे, है ना। इनका टाइम पीरियड देखते हैं तो कितना है, 415 से 455 CE। अब जो कुमारगुप्त थे ना, इन्होंने क्या किया, पीस एंड एजुकेशन पे फोकस किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने तो मिलिट्री एक्सपेंशन किए थे, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे क्या था, ग्लोरी तक पहुंचा अपना ये जो एम्पायर था। एंड कुमारगुप्त ने क्या किया, स्टेबिलिटी मेंटेन रखी। स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रखी थी? एजुकेशन पे फोकस किया था और पीस पे फोकस किया था। ठीक है, अब बात करते हैं स्कंदगुप्त की, जो इनके बाद आए। 455 से 467 CE इनका टाइम पीरियड है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया, स्कंदगुप्त ने जो हुना इन्वेजन हो रहा था ना, उसको रोक दिया था। ठीक है, जो हुना इन्वेजन होना शुरू होते उसको सक्सेसफुली रोक कर एम्पायर को बचा दिया था। बट मिड 6th सेंचुरी आते आते ये जो हुनास थे ये इन्वेजन किए जा रहे थे और धीरे धीरे इसी की वजह से क्या हुआ, जो गुप्ता एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया। तो आई एम होपिंग कि आपको टाइम में अच्छे से याद हो गई होगी। सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, फिर समुद्रगुप्त आएंगे, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुमारगुप्त अब शांति लेकर आएंगे। ये शांति ले आए तो फिर आप थोड़ा से कम मतलब शांत हुए तो सबको लगता है कि अच्छा आप तो कमज़ोर हो गए हो, है ना, एक तरीके से। फिर ये स्कंदगुप्त आ गए। ठीक है, स्कंदगुप्त के टाइम पे क्या इशू हुए कि जो इनका हुनास का इन्वेजन था वो बार बार हो रहा था। एंड फाइनली फिर क्या हुआ, 6th सेंचुरी में आते आते मिड 6th सेंचुरी में जो हमारा एम्पायर था वो क्या हो गया था, डिक्लाइन कर गया था। ओके, चलिए अब देखते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर्स कौन कौन से थे। ठीक है, ये ऑलरेडी हम एक बार देख चुके हैं कि चंद्रगुप्ता फर्स्ट कौन थे, फाउंडर थे। अब एक पॉइंट ये याद रखना है, जो समुद्रगुप्त थे ना, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एंड ये मतलब किसने बोला था, ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ नोट कर लीजिएगा, किसने बोला था ये, मैं यहाँ लिख देती हूँ, V.A. स्मिथ ने। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने बोला था, V.A. स्मिथ ने। ठीक है, रीज़न क्या था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, नॉन स्टॉप मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की थी, तो इसके लिए V.A. स्मिथ ने क्या बोला, नेपोलियन ऑफ इंडिया का। जो इनकी विक्ट्रीज है ना, जो भी इनके कॉन्क्वेस्ट हैं वो कहाँ पे मेंशन है, प्रयाग प्रशस्ति में। इसको इलाहाबाद पिलर भी बोला जाता है। एंड ये किसने मेंटेन किया है, तो याद रखिएगा हरिसेन ने। ठीक है, तो आपको याद रखने वाले पॉइंट, इनकी पॉलिसी पता है क्या सिंपल सी थी, अगर मैं इनकी बात करूँ, है ना, कि नॉर्थ इंडिया को तो अनेक्स कर दो, है ना। एक सेकंड मैं इसको यहाँ रफ कर देती हूँ। ये आई एम होपिंग आपने नेम लिख लिया होगा V.A. स्मिथ का, है ना। चलिए, अब इसमें इनकी पॉलिसी क्या थी कि नॉर्थ इंडिया को तो अनेक्स कर लो, मीन्स जो आर्यवर्त वाला पार्ट था ये वाला, और जो सदर्न वाला पार्ट था ना उसे ट्रिब्यूटरी लेते रहो, और साउथ वाले पार्ट को हम क्या बोलते थे, दक्षिणापथ। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ इंडिया से सिर्फ ट्रिब्यूट कलेक्शन था और जो पूरा नॉर्थ इंडिया था उसमें डायरेक्ट रूल था। ठीक है, अब आते हैं चंद्रगुप्त 2 की। इन्होंने क्या किया था, जो वेस्टर्न क्षत्रप्स थे ना इनको हराया था। ओके, ये याद रखना है। एंड चंद्रगुप्त सेकंड का दूसरा नाम क्या था, विक्रमादित्य, हम लास्ट स्लाइड में भी देख चुके हैं। एंड क्या बोलते हैं, इन्हीं के टाइम पर जो चाइनीज ट्रैवलर थे ना, फाइयन, ये आए थे, है ना। और जो नवरत्नास थे, ठीक है, वो जो मतलब नवरत्नास मीन्स 9 रत्न। ठीक है, 9 रत्न मीन्स 9 ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनकी अपनी एक अलग वैल्यू है, आज के टाइम में भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाता है ना। और इसमें कौन भी मतलब कालिदास को भी इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडिंग कालिदास भी यही इन्हीं के टाइम पीरियड में थे। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है चंद्रगुप्त सेकंड से ही रिलेटेड कौन थे, नवरत्नास। ओके, उन्हीं के टाइम पीरियड में ये हमें देखने को मिल रहे थे। कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में बात करते हैं तो देख लिया था हमने, इन्होंने पीस मेंटेन रखी थी, है ना। अब इन्होंने क्या किया था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना उसको सपोर्ट किया था। जो अश्वमेध यज्ञ होते थे, अश्वमेध यजनास जो होते थे, इन्होंने उसको भी परफॉर्म किया था। तो याद रखिएगा, वही कुमारगुप्त के आगे डैश करके लिख लीजिएगा। अब स्कंदगुप्त के बारे में हमने क्या बोला था, इन्होंने डिफेंड किया था किसके अगेंस्ट, हुनास के अगेंस्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और इन्होंने सुदर्शन लेक को भी क्या करवाया था, रिपेयर करवाया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने कल के लेक्चर में भी एक पर्सन का नाम लिया था कि इन्होंने सुदर्शन लेक को रेनोवेट किया था, बट बनवाया किसी और ने था। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कल हमने किसके बारे में बात की थी एंड आज तो हमने स्कंदगुप्त के बारे में बात की है। ऐसे ही कनेक्ट कीजिए, आपको रिवाइज होता जाएगा। ओके, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं
मैंने जैसे पता है सबसे पहले बोला, जैसे हमने हमारा लेक्चर शुरू किया तो मैंने एक लाइन बोली थी कि जो हमारा गुप्ता पीरियड है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, है ना, कि गोल्डन पीरियड रहा था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि पता है यहाँ पे चाहे हमारा आर्किटेक्चर हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे मेटलर्जी हो, चाहे मतलब कोई भी आप एस्पेक्ट देख लीजिए, है ना, मतलब बेसिकली हम मेन 3 इस पे बात करेंगे, लिटरेचर, साइंस एंड मैथ, मेटलर्जी, इन सब में ही ये क्या था, पीक पर जा रहा था। मतलब आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह इनका कंट्रीब्यूशन था। इसीलिए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, है ना, वहाँ पे आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो इन पॉइंट्स को आपको मिस नहीं करना है। गुप्ता पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो देखो कालिदास, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, याद रखना है आपको, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत लिखा था। ठीक है, विशाखा दत्त की बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस लिखा था इन्होंने, और अमर सिम्हा ने क्या लिखा था, हमारा अमरकोश जैसे लेक्सिकन दिए थे हमको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसने कौन सा लिखा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग में, तो इनको मिस नहीं करना है। ओके, तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया कि विशाखा दत्त ने क्या लिखा है ना। अब आते हैं हमारे साइंस एंड मैथ पे, तो आर्यभट्टा का नाम आपको पता ही होता है ना, कि इन्होंने जीरो, अर्थ रोटेशन और एस्ट्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स दिए थे। ठीक है, वराह मिहिर की बात करते हैं तो उन्होंने बृहत संहिता लिखी थी, ये आपको याद रखना है ना। ये तो ये आर्यभट्ट का हो गया, वराह मिहिर का और हो गया। चरक सुश्रुत की बात करते हैं तो मेडिकल से रिलेटेड थे, है ना, तो ये हमारे यहाँ पर आ गए। अब बात करते हैं मेटलर्जी की, है ना। आप लोगों ने दिल्ली का मेहरौली इंस्क्रिप्शन देखा है, सॉरी मेहरौली आयरन पिलर देखा है? वो पता है 1600 प्लस, मतलब 1600 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उसको, बावजूद आज तक पता है उसमें एक कोई भी जंग का मतलब रस्ट, है ना, नहीं लगी है। तो सोचो हमारी जो एंशियंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी तो वो कितनी मतलब खूबी वाली थी ना, कि मतलब सोचो आज तक कितने साल हो गए एंड अभी तक उसमें रस्ट नहीं है। एंड नॉर्मली हम हमारे घर में कुछ भी काम भी करवा लेते हैं, थोड़ा सा मतलब उसमें वाटर और ऑक्सीजन का कांटेक्ट आ जाए तुरंत रस्ट लग जाती है। बट सोचो उस टाइम पे, है ना, तब इतनी अच्छी इंजीनियरिंग चल रही थी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे नवरत्न थे। अब नवरत्न थे, ठीक है, किसके टाइम पे थे, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पर। इनको 9 ज्वेल्स बोला जाता है, वही 9 रत्न थे। तो मैंने कालिदास का नाम स्पेसिफिकली आपको बता दिया था, बट ये 9 जो है आपको इनका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि कालिदास थे, ठीक है, घट कपरा थे, ठीक है, शपनक थे, है ना, ये हमारे वेतल भट्टा थे, शंकु, ठीक है, ये वरारुचि, आर्यभट्टा का तो अभी हमने देख भी लिया, है ना, अमर सिम्हा भी हमने देख लिए, धनवंतरी किससे रिलेटेड थे, फिजिशियन थे, ठीक है, वराह मिहिर, है ना। तो ये सारे पॉइंट हमने क्या देख लिए, अमर सिम्हा, है ना, ये सारे इनके आपको नाम याद रखने कि किस फील्ड से ये लोग रिलेटेड थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे आर्ट, आर्किटेक्चर एंड एजुकेशन पार्ट पे। आर्किटेक्चर में गुप्ता पीरियड ने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया था, जिसका नाम क्या है, नागर स्टाइल। ओके, जब हम टेम्पल पढ़ते हैं, है ना, आर्ट एंड कल्चर में हम देखते हैं कि सदर्न वाले पार्ट में हमें नागर स्टाइल देखने को मिलता है, और जो हमारा नॉर्थ इंडिया था नागर स्टाइल देखने को मिलता है, और साउथ इंडिया में हमें द्रविडियन स्टाइल देखने को मिलता है। ओके, तो आपको ये थोड़े पॉइंट्स याद रखने। अभी हम सिर्फ गुप्ता एम्पायर का देख रहे हैं आर्किटेक्चर, तो हमें क्या रखना है कि नागर स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो शुरू हुआ था। मेन एग्जाम्पल्स ये याद रखने ही रखने हैं इसको, देवगढ़ का दशावतार टेम्पल, और कानपुर का कौन सा है, भीतरगांव, और ये कैसा है, ब्रिक टेम्पल है। ओके, अब स्कल्पचर की बात करते हैं तो इसमें सारनाथ और मथुरा स्कूल्स ने स्पिरिचुअल जो एलिगेंस था ना उसको पीक पर पहुंचा दिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सारनाथ और मथुरा स्कूल्स है ना, तो ये पीक पर पहुंच गए थे। ओके, अब अगर हम बात करते हैं एजुकेशन में पता है क्या हुआ, नालंदा ने पता है मतलब उस टाइम पे हमारे क्या था, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। ठीक है, जहाँ पे एशिया के सारे लोग आते थे। तो आपको ये वाले पॉइंट्स भी याद रखने हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी वाले पार्ट पे। हमारा जो यूपीएससी है ना उसको एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ना बहुत पसंद है, बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड इवन हमारे स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स में भी। तो इसको याद रखना है। सबसे पहले कौन है, किंग, तो टॉप पर हमने किसको बिठा दिया, किंग को। फिर भुक्ति, है ना,
ये भुक्ति क्या होती थी, प्रोविंस होता था। कौन गवर्न करता था, उपारिका। ये याद रखना है कि भुक्ति को कौन गवर्न करता है, उपारिका, एंड भुक्ति क्या है, प्रोविंस है। किसके नीचे है, किंग के नीचे है। अब आते हैं थर्ड लेयर पे, ये कौन है, विषया। ये क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट। इसको कौन गवर्न करेगा, विषयापति। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, बिल्कुल विलेज वाला लेवल आएगा। ओके, तो ये आपको ये याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो ये हमारे टैक्सेस हैं, ये अलग अलग टाइप के, है ना, जैसे भाग, भोग, कर, विष्टि, है ना, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इकोनॉमी की अगर बात करें तो उनके टाइम पे बहुत अच्छा खासा ट्रेड था, है ना। दीनार एंड रूपक मिलते थे। दीनार मतलब गोल्ड कॉइन्स, एंड रूपक क्या होते थे, सिल्वर कॉइन्स। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब अगर हम बात करें भाग, भाग क्या होता था, जो एग्रीकल्चर होता है ना, उसका 1/6 शेयर देना पड़ता था, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। भोग क्या होता था, ये किंग को दिए जाने वाले फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड गुड्स होते थे, ठीक है। तो ये पीरियडिक सप्लाई में देते थे इनको, है ना, मतलब कुछ टाइम के बाद ये देते थे। भाग क्या होता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कितना होता था, 1/6, ये भी याद रखना है। कर रेगुलर टैक्स जो विलेजर से लिया जाता था। विष्टि ये क्या होता था, फोर्स्ड लेबर लगता था, किस पे, स्टेट पर्पस के लिए। ओके, तो ये याद रखना है। तो ये क्या था, विष्टि क्या था, फोर्स्ड लेबर था, और ये मतलब स्टेट पर्पस के लिए होता था। और ये जो सारे कीवर्ड्स है ना, ये आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए आते हैं हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब आप एक बात बताओ, हमने सिरा के बारे में इतना सब पढ़ लिया, तो ये अपन को पता कहाँ से चला ना, कुछ ना कुछ सोर्सेस तो होंगे। तो हम पढ़ते हैं हमारे सोर्सेस के बारे में कि हमें कहाँ से पता चलता है। सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में देखा था, हरि सेन ने इसको कंपोज किया है। कहाँ पे लिखा हुआ है, इलाहाबाद पिलर पर लिखा हुआ है, जो किसके बारे में बताता है, समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट एंड पॉलिसी के बारे में बताता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो समुद्रगुप्त है उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। फिर बात करते हैं फाइयान की। ये चाइनीज पिलग्रिम थे जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आए थे, है ना। और ये क्या बताते हैं कि पीसफुल सोसाइटी और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पर हुआ करती थी, ठीक है। फिर आता है हमारा ईरान इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये भानुगुप्ता के टाइम का है ना, इंस्क्रिप्शन। और ये बताता है कि इंडिया में सती प्रैक्टिस होती थी, ठीक है। मतलब आप सिंपल वर्ड्स में बोलूँ मैं दोबारा, तो ये मतलब सती प्रैक्टिस का ना सबसे पहला रिटन इंस्क्रिप्शन है ना, एविडेंस है उसका। ओके, तो ये क्या याद रखना है, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है सती का। किसके टाइम की बात है, भानुगुप्ता के टाइम की बात है। ओके, आइए अब आते हैं हमारे ये वाला पॉइंट जो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगता है एंड आपको भी शायद लगना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट करंट अफेयर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे सिलेबस से रिलेट करते हैं। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना है। अब आते हैं हमारा सबसे पहला नालंदा रिवाइवल। जो मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, आज इंडिया की ग्लोबल एकेडमिक डिप्लोमेसी का सेंटर बन चुकी है। ओके, तो ये वाला पॉइंट याद रखना है कि कल्चर डिप्लोमेसी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब ASI हमारी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो क्या कर रही है, चीज़ों को कंजर्व कर रही है ना। तो ये किस पे फोकस कर रही है, जो हमारा देवगढ़ टेम्पल है और भीतरगांव टेम्पल है उस पर फोकस कर रही है, ठीक है। तो हमें देवगढ़ टेम्पल और ये भीतरगांव टेम्पल के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। ओके, फिर हमारी क्या हो रही है, देखो न्यूमिस्मेटिक रिसर्च हो रही है ना। न्यूमिस्मेटिक क्या होते हैं, हमारे कॉइन्स होते हैं। ओके, तो गुप्ता के जो गोल्ड कॉइन्स पर जो भी रिसेंट रिसर्च हुई है ना, उससे हुनर टैक्स के वक्त जो इकोनॉमिक स्ट्रेस हुआ है ना, उसके बारे में पता चलता है, ठीक है, कि क्या क्या इकोनॉमिक शिफ्ट्स हुए थे हुनर इन्वेजन की वजह से, उनके बारे में हमें पता चलता है। सो आई एम होपिंग कि आपने रिवीजन को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, है ना। चलिए अब प्रूफ भी ले लेते हैं कि आपने कितना अच्छे से सुना और समझा है। तो ये है आपका प्रैक्टिस MCQ, इसको आराम से पढ़िए, है ना, कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, अच्छा ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो तीनों स्टेटमेंट्स को आराम से पढ़िए, है ना। इजी ही क्वेश्चन है, अभी जो पढ़ा है उसी के बारे में आया है ना। तो इसको अच्छे से पढ़िए और जो भी आपका आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और प्राइम पिलर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।